जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, पिछला जो वीडियो देखे होंगे अगर, तो उसी का ये प्ले लिस्ट में सब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके पिछला वीडियो के बाद वाले टर्म को हम पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए, एक नर युग्मक का अंडाणु, नर युग्मक आपको पता है कि शुक्राणु को कहा जाता है, और जो मादा युग्मक है उसको अंडाणु बोला जाता है, ठीक ना। तो एक नर युग्मक यानी स्पर्म का अंडाणु से संयोजन कहलाता है, तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी निषेचन की क्रिया कहते हैं, ठीक ना। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के जो संयोजन की क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो बनता है वो जाइगोट होता है, ठीक ना। किसमें निषेचन के पश्चात बीजों के बीज आवरण विकसित होते हैं? तो अध्या आवरण। अध्या आवरण क्या होता है कि विकसित होता है इसके पश्चात, निषेचन के पश्चात बीजों के बीज आवरण क्या चीज में विकसित हो जाता है? अध्या आवरण में विकसित होते हैं, ठीक ना। द्विनिषेचन अर्थात दोहरा, दोहरा निषेचन जिसको बोलते हैं मुख्य लक्षण है। दोहरा निषेचन का मुख्य लक्षण क्या है? आवृत बीजियों में होता है दोहरा निषेचन, ठीक ना। आवृत बीजियों में क्या होता है? दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन। बिना निषेचन के, बिना निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगा कि अंडाणु का परिवर्धन क्या कहलाता है? निषेचन नहीं हुआ फिर भी अंडाणु के द्वारा परिवर्धित हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे जी? अनिषेक जनन। बिना अंडाणु के निषेचन की क्रिया के अंडाणु के परिवर्धन जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? अनिषेक जनन कहलाएगा। ओके, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं जी? पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होना, अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो गया। जो अंडाशय है वो क्या है कि फल में विकसित हो गया। क्या चीज का? बिना निषेचन, मतलब शुक्राणु अंडाणु का संयोजन नहीं हुआ फिर भी अंडाशय फल में विकसित हो गया, तो उसको बोलेंगे हम पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी। एक सत्य फल यानी ट्रू जो फ्रूट होता है परिवर्धित होता है अंडाशय से। तो देखिए, अंडाशय से जो परिवर्धित होता है उसी को हम कहते हैं क्या? ट्रू फल बोलते हैं, यानी सत्य फल बोलते हैं। एक झूठा फल जिसको कूट फल बोलेंगे, ठीक ना, फॉल्स फ्रूट, इसको ये अंडाशय से, सॉरी सेब है, सेब जो है वो क्या है? एक कूट फल है, याद रखिएगा, ठीक ना। असत्य फल जिसको बोलेंगे हम। नारियल तथा आम के फल होते हैं, जो नारियल और आम के फल जो होते हैं ना वो ड्रप होता है। क्या होता है जी? ड्रप। नारियल और आम के फल क्या होता है जी? ड्रप होता है। पके आम को का खाने योग्य भाग कौन है? जो पका आम होता है तो जो उसको आम आदमी आम को चूसता है लोग ना जी, तो खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य फल भीति। पका आम के मध्य फल भीति, ऊपर तो खुल छिलकोइया होता है, बीच में खाया जाता है, अंदर आठी होता है जिसको बिया बोलते हैं, ठीक ना। बिया ओकरा अंदर रहता है, तो मध्य फल भीति बोलते हैं पके आम को। नारियल का खाने योग्य भाग कौन है? तो भ्रूणपोष। अब ये सब इंपॉर्टेंट बात है, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक ना। इसलिए आप धैर्य बना के कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ये सब क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहता है। तब भ्रूणपोष जो नारियल होता है, तो नारियल का जो चीज हम लोग खाते हैं उसको भ्रूणपोष बोला जाता है, ठीक ना। अर्थात भ्रूणपोष ही हम लोग खाते हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, जो लीची हम लोग खाते हैं, ये लीची का खाने योग्य भाग कौन है? तो लीची का जो भाग खाते हैं उसको बोला जाता है एरील। क्या बोला जाता है जी? एरील। लीची के जो खाने योग्य भाग है उसको एरील बोला जाता है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन है? आज सेब खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, ये मांसल पुष्पासन खाते हैं। मांस की जैसा जो उसका पुष्पासन होता है, पुष्प का जो आसन होता है वही हम लोग खाते हैं, क्योंकि सेब में जो होता है ना पुष्पासन क्या होता है कि विकसित हो जाता है। बात समझे? तो मांसल पुष्पासन खाया जाता है। क्या चीज का? सेब और नाशपाती का। बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। बीज रहित मतलब उसमें बीज नहीं हो, ये फल प्राप्त किया जाता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा बीज रहित फल का निर्माण किया जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। जो मूंगफली होता है उसका फल जो होता है वो आपका क्या होता है? मिट्टी के नीचे रहता है। ओके, भूमि के नीचे। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल वल होता नहीं है। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है। भूमपोरिक
अंकुरन जो होता है अरंडी में पाया जाता है। अरंडी किसको बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे, अरंडी का तेल भी आता है। अरे लेरी इसको आम भाषा में बोला जाता है, लेर का पेड़, ठीक है ना। तो इस पर अगर बिहार से होंगे तब तो ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, अरंडी यानी लेरी का तेल, ठीक है। और ना होगा तो इसमें हम थंबनेल लगा देंगे, ठीक ना। सजीव प्रजक अंकुरन पाया जाता है राइजोफोरा में, काची में, राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है अधोभूमिक, तो मक्का में, मक्का यानी मेज में अधोभूमिक के अंकुरन पाया जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या था, देखिए वर्गीकरण जो कैरोलस लिनियस की है, तो इसका आधारीय इकाई क्या था, तो एस्पीसीज था। क्या था, एस्पीसीज। आलू किस कुल से संबंधित है भाई, तो सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल से आपका आलू संबंधित है। कपास किस कुल से, तब मालवेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी से संबंधित आलू है, और कपास जो है वो आपका संबंधित है मालवेसी से। ओके, आइए देखते हैं आगे। बैगन, बैगन किस कुल का पौधा है, तो ये भी सोलेनेसी कुल का ही पौधा है, बैगन भी। ओके, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है, कपास जो है उस पौधा का वंशीय नाम, उसके वंश का नाम क्या है, तो गैसीपियम है। क्या है जी, गैसीपियम। आम का वनस्पति नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका है। क्या है जी, मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो होता है ना जी, मैंगो माने आम, तो उसी से याद रखिएगा मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका नाम है, और वनस्पति नाम का ये। अनाज वाले पौधे कुछ किस कुल से, जैसे हमारे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब अनाज कुल से संबंधित है। ये ग्रेमीनी कुल से है। किस कुल से है, ग्रेमीनी। दलहनी पौधा जो संबंधित है ये लेग्यूमिनोसी कुल से संबंधित है। किस कुल से, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी कुल से है। गेहूं के पौधा का वनस्पति नाम क्या है, ट्रिटिकस एस्टिवम, ट्रिटिकस एस्टिवम। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं वास्तविक नाम, या मतलब वही कहिए तो ट्रिटिकस एस्टिवम है। ओके, सबसे बड़ा कुल किसका है, जो अलग अलग जो कुल बनाया गया है, तो कंपोजिटी कुल जो है ना सबसे बड़ा कुल है। आप देखिए चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है, चाय के पौधे का जो वनस्पति नाम है वो थियासाइनेनिन्स है। क्या है जी, थियासाइनेनिन्स है। अब देखिए चाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, थियासाइनेनिन्स। साइनेनिन्स जो है वो आपका चाय का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना, या वनस्पति नाम के थिया। मूंगफली का वास्तविक नाम क्या है, तो एरेकिस हाइपोजिया है। तेल बीज वाली फसल किस कुल से संबंधित होता है, तो क्रूसीफेली से है। क्रूसीफेली से, तेल वाला जो बीज है, तेल वाला वो बीज जो संबंधित है वो आपका क्रूसीफेरी से है। कोई दिक्कत। मटर का पौधा एक शाक है। मटर का पौधा क्या, एक शाक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो सिकुआ है, सिकुआ, ठीक है ना। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है सिकुआ है। बहुत बुझाता है कि एकदम चिक्कन ऊपर तक ले गया रहता है, ठीक ना। सिकुआ जो है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। मोर्फिन निकाला जाता है, जो मोर्फिन निकाला जाता है वो काथी से, मॉर्फिन जो होता है ना जी, मॉर्फिन, तो वो निकाला जाता है पैपेवर सेमनीफेरम से। काथी से, पैपोरर सेमनीफेरम से क्या किया जाता है कि मॉर्फिन निकाला जाता है। ओके, ये सब ये क्या है, ये सब अथी पदार्थ, नशीला पदार्थ है, मॉर्फिन, ड्रग्स, ये सब जो है, ठीक है। देखेंगे आगे। लौंग जो होता है ये क्या होता है भाई, तो यह शुष्क पुष्प कलिका होती है। शुष्क पुष्प कलिका, सूखा हुआ पुष्प का कली होता है, ठीक ना। लौंग। कॉफी प्राप्त की जाती है तब बीज से, ये तो सब कोई जानता है कि कॉफी बीज से आपका प्रचार भी देता है कॉफी वाला, तो पहले बीज निकाल के लाता है, उसके बाद एकदम जानबे करते हैं कितना बढ़ा चढ़ा के प्रचार देता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, ये जड़ से प्राप्त किया जाता है। कहीं से प्राप्त किया जाता है, जड़ से, उसमें जो चूर्ण मिलाता है। अफीम प्राप्त होती है तब पैपेवर सेमनीफेरम से। अफीम, जो अफीमवा के पेड़वा देखे होंगे आप लोग, ये कुछ इस प्रकार से होता है डंठल में, ठीक ना। इसी में चीरा लगा देता है सब, और चीरा लगा करके क्या करता है कि इसमें से निकालता है अफीम, जो कि आपको पता है कि ये नशीला चीज है। रेस्पिर्न नामक औषधि प्राप्त की जाती है राउबुल्फिया सर्पेंटाइना में।
सर्पेंटाइना से राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से क्या प्राप्त किया जाता है? आपका प्राप्त किया जाता है रेसरफिन। और कुनैन तो पता ही आपको कि सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो शुष्क प्रकंद, उसका सूखा हुआ प्रकंद से क्या प्राप्त किया जाता है? हल्दी चूर्ण टर्मरिक। तंबाकू के पत्तियों में होता है, तो सबको ही को पता है कि निकोटीन। तंबाकू हो गया, चाय हो गया, इसमें भी निकोटीन नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि आपके लिए समझ लीजिए हानिकारक है। किस वनस्पति खाद्य पदार्थ में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसी में होता है तो वो सोयाबीन में होता है। क्या चीज में होता है जी? सोयाबीन में, याद रखिएगा। देखेंगे आगे। उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। सुनिए, अब देखिए, मान लीजिए खेती किए हैं, आज सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको हम बढ़ा दें, ला करके यूरिया मार दिए तो पता होगा कि सूखिए जाएगा। बस समझे? तो उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य परासरण के कारण। बाह्य परासरण के कारण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। एक बार हम भी खोबी बोए थे, कैबेज, समझ रहे ना, खोबी हम भी बोए थे। एगो हमार दोस्त था, वो बोले था, बात समझे? तो हमारा मतलब खेतवा में ये था कि थोड़ा खाल था, तो सारा जितना भी अचरा कचरा था, उर्वरक फुर्वरक जो भी दहा हुआ के चल जाता था उसमें, तो तनका उसका मिट्टी उपजाऊ हो गया था, उर्वरक हो गया था, उसका तनका ऊंच था। जानते हैं, तो हम अपना बोए थे तो हमारा तो ग्रो कर रहा था, क्योंकि उसको पूरा उर्वरक मिल रहा था, और उसको नहीं मिल रहा था। क्या कर रहा था कि 2 दिन पर खाद मारा था, पता चला कि सूख गया होगा खोबी, ये सब बात समझे? तो ये सब बाह्य परासरण के कारण, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। पौधों में देखिए, जौ से जाइलम, जौ से जौर, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जौर, जौर द्वारा जाइलम लेके जल को क्या करता है? ऊपरा परिवहन करता है, ढोता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है तो कोशिका जल, ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 गो आवश्यक तत्व है पौधों की वृद्धि के लिए। बात समझे? अब 16 का नाम यहाँ पे हम लोग नहीं जानेंगे। किस तत्वों की कमी के कारण धान में खैरा रोग या लघुपत रोग होता है? खैरा रोग या लघुपत रोग, इस जास्ता के जिंक के कमी अगर हो जाएगा तो इसके कारण धान जो होता है, धान में आपका खैरा रोग धलेगा, ठीक ना। किस तत्वों की कमी से मूंग फूल गोभी में बीटेल रोग होता है? तो M0 जो है इसके कमी से होगा, ठीक है। पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तब मैग्नीशियम के कमी से होता है, ठीक ना। पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये जरूरी होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी जाती है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है पोटोमीटर। पोटोमीटर से तबे ना पता चलता है कि हाँ भाई, एक सेब का पौधा 24 घंटा में 20 लीटर जल का निष्कासन करता है। अब आप मानिएगा नहीं, ठीक ना। तबे तो सेब ठंडा इलाका में होता है ना, ज़्यादा उसको जल चाहिए। ओके, मक्का भी ज़्यादा पानी क्या करता है कि अपने वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा छोड़ता है। तो इसको मापा कैसे किया जाता है? तो पोटोमीटर से मापा जाता है, पोटोमीटर से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो पूरा पौधा से, पूरे पौधे से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो पत्तियों के मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों में क्या रहता है आपको पता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक रहता है, जो कि क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए इसका मुख्य कार्य है। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निष्कासन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है ना, इसी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि पौधों में ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है हरे प्रकाश में। हरा प्रकाश रहेगा तब प्रकाश, अगर हरा प्रकाश में पौधा को रख दीजिएगा तो वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन लाल प्रकाश में रख दीजिएगा तो उसका वृद्धि ज्यादा होगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो अंगक है आपका हरित लवक। अंग कहेगा तो पत्तियां। सुनिए,
खाली अंग कहेगा तब पतिया हो जाएगा, अंगक कह देगा तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और हिंदी में हरित लवक कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होगा भैया, रात में सूर्य उगे नहीं करता है, रात में सूर्य हिले नहीं तो कैसे होगा? तो रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती है, केवल दिन में होती है। तो उल्टा हो जाता है, जैसे दिन में ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो रात में ये उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन लेने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। इसलिए पेड़ के नजदीक सोना नहीं चाहिए रात में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम जरूरी है, नेसेसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे और पेड़ की जो खाना तैयार करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, यही प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश का शोषण करेगा। पर्णहरित का काम है प्रकाश को सोखना। अब प्रकाश वही नहीं रहेगा तो प्रकाश को सोखेगा नहीं। आपको पता है कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि पत्तियों का रंग हरा भी होता है। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अवशोषण करती है? मतलब किसको लेती है? तो CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। और किस गैस को छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम लोग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है भाई? तो जल से आती है। कहाँ से आती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। याद रखिएगा कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो ग्लूकोज है। पहला ग्लूकोज बनता है। ठीक ना। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा यानी चीनी तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है श्वसन, रेस्पिरेशन कहलाएगी। ठीक ना। बृहत रूप से रेस्पिरेशन क्या है? उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। अब देखिए श्वसन जो सांस लेने की जो दर है उसको मापने का यंत्र जो है ना रेस्पिरोमीटर है। क्या है? रेस्पिरोमीटर है। ठीक है। अनॉक्सी श्वसन एक होता है ऑक्सी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा जिसको वायवीय कहेंगे, एगो अनॉक्सी या अवायवीय कहेंगे। ठीक ना। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इलाइम अल्कोहल होता है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ऑक्सी में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, अनॉक्सी में इथाइल अल्कोहल। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वही कोशिका के अंदर श्वसन का क्या क्या केंद्र होता है। ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है कि पावर हाउस टिश्यू कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ऊर्जागिरी। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। 2,4-D यह क्या है? तो खरपतवारनाशी या 2,4-D सबको जानता होगा जो किसान से रिलेटेड होंगे। 2,4-D क्या किया जाता है? एक छिड़काव किया जाता है, दवा है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो ऑक्सीजन है। यह ऑक्सीजन जो है वृद्धि को रोक देता है। ठीक ना। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑक्सीजन से। मतलब ऑक्सीजन जो है ये इससे अनिषेक फल मतलब निषेचन क्रिया नहीं होगा। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है? जिब्रेलिन्स। अब जिब्रेलिन्स अगर जिस पौधा में पाया जाएगा ये क्या करता है? जिब्रेलिन्स एक ऐसा मतलब हार्मोन है जो कि पादप हार्मोन है। पादप मतलब पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है जो कि क्या करता है? पौधों की वृद्धि में सहायता है। कौन? जिब्रेलिन। ठीक है। ऑक्सीजन उसका उल्टा है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन है? कोशिका सेल डिवीजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन जो है ना साइटोकाइनिन है। अगर साइटोकाइनिन नहीं रहेगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन नहीं होगा तब समझ रहे हैं। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन है। एथिलीन जो है फल पकाने वाला हार्मोन है जो कि गैस के रूप में भी पाया जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तन्ने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है तो वह है ऑक्जेनिनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर से आपका तन्ने की वृद्धि तन्ना की वृद्धि की दर मापा जाता है। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है कंपानुकुंचन। क्या कहलाती है? कंपानुकुंचन। की पत्ती में गति होती है तो करामुकुंचन होती है। छुई मुई के जो पत्ती होते हैं जब टच कीजिएगा तो क्या होगा कि इसको क्या कहते हैं? लजवंती कहते हैं। छुई मुई को क्या कहते हैं? लजवंती का पौधा। लजा जाती है बेचारी, जहां टच कीजिएगा तो लजा के एकदम। तो कौन सा गति? करामानुकुंचन गति। कौन सा गति? करामानुकुंचन गति के कारण क्या होगी वो कि मुरझा जाएगी और फिर कुछ देर के बाद में ठीक हो जाएगी। ठीक ना। तो ये था आपका। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले टॉपिक को लेकर के हम आएंगे। ठीक ना। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।